तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों। 23 में है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। बायोट सेवर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनेटिसिमल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। और ये है कि बायोट सेवर्ट लॉ इज एनालोगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू with the former being related to the field produced by a scalar source ideal while the latter being produced by a vector source q। ऑब्वियसली ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत है। ये कि स्केलर है और ये वेक्टर है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट एंड इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ohm is placed in a magnetic field 0.5 Tesla if the plane of loop perpendicular to direction of flux through the loop। तो स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स फाई इक्वल टू बी इंटू ए इस केस में हो जाएगा जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेन ऑफ लूप का डायरेक्शन मैच कर जाएगा। यहाँ पर कॉस 0 डिग्री लिख देंगे। ई की वैल्यू 0.5 है एंड एरिया 1 आ जाएगा 0.5 वेबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर होगा इसका। बाद हम लोग फिर 5 एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ अ मैक्सिमम लोड ऑफ 200 kg is moving up with a constant speed 1.5। the friction 300 Newton। the minimum power delivered by motor to lift what is। दोनों फोर्स को ऐड कर लेंगे। एफ भी होता है ना पावर इक्वल, पावर की जो वैल्यू हो पावर पी इक्वल टू एफ इंटू होता है। तो पर 200 kg है तो 1000 न्यूटन और रेजिस्टेंस है 3000। 20,000 हो 1000 के है 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक्चुअल में एफ का वैल्यू हम लोग एम जी प्लस एफ के बराबर लिखना है, ई कर देना है तो प्लस एफ क्या और भी वैल्यू की 1.5 तो 15/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2300 15/10 तो ये कट जाएगा। कटने के बाद आ जाएगा ये आपको 15 आ जाएगा आपको 3400 ये 50 मीन ये आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। अ लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज विल बी एट एन एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री इक्वल टू अगर म्यू होता है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, जैसे ये रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट ये 90 डिग्री हो जाता है। तो ये आपको ब्रूस्टर्स लॉ भी है। ये क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। के बाद हम लोग देखते हैं नंबर 27। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 to the power -10 √10 has electrical resistance of 10 ohm। the current density the wire for an electric field strength of 10 वोल्ट पर मीटर इज। यहाँ पर बच्चों आई की जो वैल्यू होगी यहाँ पर हम लोग से पहले क्या करेंगे, लेंथ दिया है और यहाँ वोल्ट पर मीटर है तो वोल्ट हो जाएगा आपका 10 × 10 = 100 वोल्ट हो गया। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका
पीडी भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो गया। आई की वैल्यू कॉपर वायर ऑफ लेंथ रेडियस इतना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आई इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय 10 यानी 10 एम्पियर हो जाएगा। अब करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई ए करना है 10, और एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो 10 यहाँ पर पाई और आर स्क्वायर की वैल्यू 10⁻⁻⁴, और ये पाई हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो अब ये ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। इन द गिवन सर्किट ए बी एंड सी दी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पीएन जंक्शन आर इक्वल इन, ये किस पीएन जंक्शन पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है। तो आप देख रहे हैं जो करंट ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर करंट पास करेगा, इसमें तो करंट पास ही नहीं करेगा। तो एक तो ये ऑप्शन हो जाएगा, और दूसरा इसमें क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा ये दोनों में करंट ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच्ड is double then the ratio of the initial and final speed of a transverse wave, यहाँ पर क्या डबल किया गया है टेंशन इनिशियल, इफ द इनिशियल टेंशन ऑफ स्ट्रेच इज डबल। तो टेंशन आप जानते हैं कि V की जो वैल्यू होती है, V का वैल्यू हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू √T बाई म्यू। अब टेंशन डबल होगा तो 1:2 का रिलेशन हो जाएगा, है ना। आगे यहाँ पर बच्चों लोग देख रहे हैं along the final speed of transverse wave along the, ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका 4 नंबर आंसर इसका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू प्लेन, द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज। बच्चों आप जानते हैं कि जो आई की वैल्यू होगा ये फर्स्ट वाले केस में वो mr²/2 होता है, और डायमीटर के अबाउट I1 ये I2 ये mr²/4 होता है। इस पार्ट का √2 करेंगे तो यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन r/√2 हो जाएगा, और दूसरे केस में रेडियस ऑफ जायरेशन r/2 होगा। अब हमें रेशियो निकालना है अबाउट इट्स डायमीटर। The ratio of direction of thin uniform disk about an axis passing through center and normal to plane to the radius of gyration of disk about its diameter. Diameter के about तो mr²/4। The ratio of the radius of gyration of a thin uniform disk about an axis passing through center and normal to plane to the radius of gyration of the disk about its diameter। बच्चों यहाँ पर जो अगर मान लो ये डिस्क है तो डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हम लोग क्या लिखते हैं mr²/2। अगर रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें rg, इस केस में r/√2 हो जाएगा। अब दूसरे केस में हम डायमीटर के अबाउट निकालें तो mr²/4 आएगा, और यहाँ पर अगर हम rg निकालें तो ये r/2 हो जाएगा। यहाँ r/√2 है और r/2 है। तो इसमें ऑप्शन है आपको अबाउट सीट अबाउट इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज आ जाएगा। आप डिवाइड कीजिएगा, आप डिवाइड कर लो, आप r/√2 को r/2 से डिवाइड करोगे तो 2/√2 आ जाएगा, मीन 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। के बाद हम लोग देखते हैं, सॉरी, बाद हम लोग देखते हैं
आपको पर क्या, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 fringe in a certain segment of a screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringe he would observe in the same region. देखिए, तो जो फ्रिंज विड्थ होता है, फ्रिंज विड्थ W इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी होता है ना। तो विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी और डी सेम है, लैम्डा का है, तो उसी से नंबर भी डिसाइड है ना। विड्थ कम होगा उतना ही नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो नंबर जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा विड्थ का। n1 बाई n2 इक्वल टू हम लोग लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 कर लेंगे, जाएगा मोनोक्रोमैटिक लाइट इतना wavelength of light is 400 nanometer, then the number of fringe to observe same region of the screen is, ये पूछ रहा है कि उतने ही दूर में ये कितने देखेगा। तो पहले वाले का फ्रिंज विड्थ देख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ हो जाएगा d इंटू 600 बाई d, ये फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। इसी डिस्टेंस y में जो नंबर आएगा n1, ये आ जाएगा d इंटू 100 बाई d, मतलब y इंटू डी बाई डी इंटू 100 आ जाएगा। ये नैनोमीटर है में 8 फ्रिंज देखता है, तो हाँ सही तो है, इसको ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ से ही ये हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि n1 की वैल्यू डाल देते हैं 8, है ना। n2 की वैल्यू पता करना है, और लैम्डा 2 की वैल्यू है 400 और इसकी वैल्यू है 600। ये कट जाएगा और n2 की जगह पर 8 इंटू बाई 4 कर देंगे, तो ये 2 टाइम्स में कट करके n2 की वैल्यू 12 आ जाएगी। इस तरह से बच्चा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ये द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द पोटेंशियल। तो आप जानते होंगे कि पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ अ हाईली विस्कस लिक्विड, कर्व इन ग्राफ शोन विच रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द बॉल एज फंक्शन ऑफ टाइम। आप जानते हैं कि जब एक्चुअल ये मान लो ट्यूब है और इसमें हम डालेंगे तो विस्कस फोर्स पर, ग्रेविटी नीचे, एफ बी ऊपर, और विस्कस फोर्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ग्रेविटी को बैलेंस कर जाता है और उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। तो उसको ये जो बी ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा ना। टर्मिनल वेलोसिटी का आपने ग्राफ पढ़ा होगा, तो बस वही वाला ग्राफ है कि धीरे धीरे क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगा, बढ़ते 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 क्या करके कांस्टेंट हो जाएगा, जहां पर विस्कस फोर्स और फोर्स ऑफ बुयांसी mg को बैलेंस कर देगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड हैं। लेट T1 T2 be the energy of an electron first and second excited state of hydrogen atom respectively according to Bohr's model of atom T1 and T2, फर्स्ट एंड सेकंड। आप जानते हैं कि n स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, n जेड बाई एन स्क्वायर होता है ना एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 13.6 जेड बाई एन स्क्वायर, एनर्जी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई एन स्क्वायर। तो 1 बाई ई टू या T1 बाई T2 लिखा है इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मीन 3 का स्क्वायर एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का स्क्वायर, 9:4 हो जाएगा, है ना, 9:4। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल मोमेंटम।
आप बच्चों जानते हैं ना कि लैम्डा डे ब्रॉगली हम लोग H/mv से निकालते हैं, या लैम्डा डी इक्वल टू H/p, p का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा p इक्वल टू H इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो p बराबर कॉन्स्टेंट का हाइपरबोलिक नेचर का ग्राफ आता है ना, लैम्डा p का ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, 36 है। अच्छा, सेक्शन बी, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 cm and 100 cm start vibrating in phase. At some instant, the two are at their mean position same phase. The minimum number of vibration of the shorter pendulum, after which the two are again in phase at the mean position is. तो यहाँ पर टाइम पीरियड दोनों का निकालेंगे, तो टाइम पीरियड t की जो वैल्यू आएगी वो t इक्वल टू आ जाएगा, t इक्वल टू पाई रूट अंडर ऑफ L/g। एक का 100 है ना, तो यहाँ पर t1 आ जाएगा 2 पाई इंटू 11/g एंड t2 आ गया 2 पाई इंटू 10/g हो जाएगा, है ना। तो डेल टी जो है, डेल टी ये आ जाएगा पाई जी इंटू 1 आ जाएगा। तो ये कितने के बाद, 10th वाइब्रेशन के बाद, आफ्टर 10th वाइब्रेशन फिर वो सेम फेज में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितना 10 आंसर हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल कंटेंड इन 4.5 kg वाटर एट STP, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वैनिश अवे इज। यहाँ पर बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये एक टाइम पीरियड में इतना पीछे चल रहा है और इसको यहाँ तक पहुँचना है ना। कितने टाइम पीरियड के बाद ये फिर एक दूसरे के साथ सेम फेज में हो जाएगा। तो लोग ऐसे कर लेंगे, तो यूनिटरी मेथड भी लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर, सही, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल कंटेंट इन 4.5 kg वाटर एट STP, 4.5 kg वाटर एट STP इफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वैनिश अवे इज। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में 22.4 लीटर